हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सब टॉपिक है जो आपका चैप्टर नंबर 4 है बुक 2 का, क्लास 12 ह्यूमन जोग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस या फिर नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो 1 मार्क क्वेश्चंस मैंने खुद फॉर्म किए हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम लोग अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे ही आप लोगों के दिमाग में शहरों का नाम आता है, राइट, तो आप लोग ऐसा मत समझना कि ये जो शहर हैं ये सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, राइट। आज हम लोग इतने डेवलप हो चुके हैं तो आज ही हम लोगों ने ये शहर बनाए हैं, और पुराने ज़माने में तो लोग शहरों में रहते ही नहीं थे, और पुराने ज़माने में तो शहर एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आप लोगों की बुक में पहली लाइन में ये गिवन है कि टाउन्स तो तब भी फ्लरिश किए थे तब प्री हिस्टोरिक टाइम था। अब ये प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब वो टाइम है जिस ये प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री आप समझ सकते हो जिसको पढ़ने के लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, राइट। जैसे कि अगर आप लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हो तो हमें कैसे पता चलता है? ब्रिटिशर्स बहुत सारे अखबार वगैरह निकालते थे, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे किताबें लिखी, उनसे हमें ब्रिटिशर्स के बारे में पता चलता है। बट ये प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होगी जिसको पढ़ने के लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं होगा। हम या तो उस शहर के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, जैसे कि वहाँ की बिल्डिंग्स खुदाई में निकल आए, उनको पढ़ेंगे हम। तो इस तरीके की चीज़ों से जो है हम लोग प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक टाउन्स भी, मतलब प्री हिस्टोरिक ज़माने में भी जो है टाउन्स एग्जिस्ट किया करते थे। और अगर मैं आपको आज से 4,500 साल पहले की भी बात बताऊं, भारत में आज से 4,500 साल पहले एक बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुआ करता था, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हिस्ट्री है तो पढ़ा भी होगा। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे जिनका नाम था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। एज यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज हड़प्पा एंड दिस इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के नाम पे तो एक मूवी भी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन एंड पूजा हेगड़े थे। ये जो दो शहर थे ना, ये मतलब इतने ज़्यादा एडवांस थे आज से 4,500 साल पहले भी, कि हम आज तक इन शहरों से कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। क्या अच्छी क्वालिटीज़ थी इन शहरों के अंदर! देखो रोड्स, देखो आप यहाँ की, ये मैंने फ़ोटो लिया है। ये आप रोड्स देखो, ये तो फिर भी थोड़ी बहुत कुछ ऊबड़ खाबड़ सी है, वरना रोड्स एकदम स्ट्रेट जाती थी, ठीक, जो आज भी आपको भारत के बहुत सारे शहरों में नहीं मिलेंगी। और क्या अच्छी क्वालिटी थी कि रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट करती थी, राइट। और आज जो हमने चंडीगढ़ सिटी को प्लान किया है ना, वो एक्चुअली में इन दो शहरों से ही इंस्पायर होकर प्लान किया है। बहुत ज़बरदस्त लेवल की प्लानिंग थी इन दोनों शहरों में। बट फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये शहर डिक्लाइन हो गए, ठीक। रीजंस हमें नहीं पता। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो में देखा होगा कि बाढ़ आ जाती है लास्ट में, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये शहर, क्या बोलते हैं, ख़त्म होते चले गए टाइम के साथ साथ। फिर क्या हुआ, फिर भारत ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे टाउन्स के, अगर डेवलपमेंट की बात हो तो, राइट। कभी टाउन्स फ्लरिश हुए, कभी फिर से वो जो है डिक्लाइन में चले गए। और फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर ब्रिटिशर्स ने फाइनली आकर के जो है बहुत सारे इंडिया में शहरों को डेवलप किया। और आज तो आप लोग जानते हो कि आज भारत में शहरों की क्या हालत है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, हम टाउन्स को क्लासीफाई किस बेसिस पर करेंगे? तो हम इनको क्लासीफाई करेंगे इनके इवोल्यूशन की बेसिस पर, ठीक। इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, समझाती हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि थोड़ी बीच वाली हिस्ट्री, एंड देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जब यूरोपियंस भारत में आ गए या ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है एक तरीके से रूल करना चालू कर दिया, तो उस हिस्ट्री को हमने क्या बोला? मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि ये थोड़ी अभी रिसेंट है, राइट। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग टाउन्स को भी क्लासीफाई करेंगे। वो टाउन्स जो एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पर फ्लरिश हुए उनको हम लोग बोलेंगे एंशियंट टाउन्स। वो टाउन्स जो मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर फ्लरिश हुए उनको हम लोग बोल देंगे मेडाइवल टाउन्स। और वो टाउन्स जो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर फ्लरिश हुए उनको हम लोग क्या बोल देंगे? मॉडर्न टाउन्स। तो ये इवोल्यूशन है इन टाउन्स का।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पुराने ज़माने से लेके अब तक कैसे टाउन्स इवॉल्व होते हुए आ रहे हैं। सो फर्स्ट हमारा टाइप आएगा एंशियंट टाउन्स। सो समझ में आ गया कि ये कौन से टाउन्स हैं, वो टाउन्स जो एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पर फ्लरिश हुए। अब आप लोग की बुक में दिया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स। यानी कि भारत में ऐसे बहुत सारे शहर हैं आज भी जिनकी अगर आप हिस्ट्री देखने बैठोगे ना तो 2000 साल से भी पुरानी है। मतलब इतने पुराने टाइम से जो है वो टाउन्स आज तक एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। सो अब देखो इन टाउन्स के डेवलप होने के पीछे का मेन रीज़न क्या था, ठीक, क्यों ये टाउन्स डेवलप हुए। तो मेन रीज़न जो था वो था या तो रिलीजियस या फिर कल्चरल, यानी कि या तो कुछ धर्म से जुड़ा हुआ था या कुछ कल्चर से जुड़ा हुआ था। कैसे समझाती हूँ, देखो वाराणसी, तो ये जो वाराणसी नाम का शहर है, वाराणसी, बनारस या काशी, तीनों इसी के ही नाम है। तो ये जो वाराणसी शहर है ये इवन इतना पुराना है कि मतलब हिस्टोरियंस आज भी थोड़े कंफ्यूज से रहते हैं इसकी टाइमलाइन को मतलब एक तरीके से फ्रेम करने में कि ये है कितना पुराना, क्योंकि बहुत ही पुराना ये शहर है। और आप जानते हो कि वाराणसी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, गंगा यहाँ से होके निकलती है, ठीक, वाराणसी से। और आप लोगों को पता होगा कि काशी जो वाराणसी का ही एक नाम है, काशी को माना जाता है कि भगवान शिव का जो था वो एक तरीके से होम टाउन था, राइट। तो ये था वाराणसी के डेवलप होने का मेन रीज़न। और फिर आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है रिलीजियस टाउन का, प्रयाग। तो प्रयाग आप लोग जानते हो, प्रयाग इलाहाबाद का ही दूसरा नाम है। पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था एंड अब मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से इसका नाम प्रयाग कर दिया है। तो ये जो वर्ड है प्रयाग, इसका मतलब होता है दो नदियों का संगम, यानी कि जब दो रिवर्स आकर के मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रयाग। और इलाहाबाद या इस प्रयाग नाम की जगह पर कौन सी दो नदियां मिलती हैं, तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का यहाँ पर संगम होता है। और आप लोग जानते हो कि प्रयाग में कुंभ मेला भी लगता है हर 12 सालों में। तो प्रयाग की भी क्या है, एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कारण ही ये शहर डेवलप हुआ है। और मतलब अगर मैं आपको इन जनरल भी बताऊं तो भारत में जहाँ पर भी दो नदियों का संगम होता है, दो नदियाँ जहाँ पर भी आके मिलती हैं, उस स्थान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके बाद में आया आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है और आप जानते हो कि पटना बिहार की कैपिटल है। तो पाटलिपुत्र जो नाम की जगह है, इसके डेवलप होने का बेसिकली मेन कल्चरल है। अगर आप भारत की सबसे पुरानी डायनेस्टीज भी देखोगे ना, जो सबसे पुरानी डायनेस्टी थी भारत की, हरियंका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर बिम्बिसार थे। तो जो बिम्बिसार के बेटे थे अजात शत्रु, ठीक, अजात शत्रु बहुत ही अच्छे राजा हैं, राजा माने जाते हैं। आप लोगों ने अगर बाहुबली 2 देखी है तो उसमें जो भल्लाल देव का रथ रहता है ना, जिसके आगे वो क्या बोलते हैं, वो चाकू से लगे हुए होते हैं, तो उस रथ का जो इन्वेंटर है उसको अजातशत्रु ही माना जाता है। तो अजातशत्रु ने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र। और फिर आप बहुत सारी भी आगे डायनेस्टीज आएंगी ना, उन सब की भी कैपिटल क्या रही, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है। फिर आता है मदुरई। तो ये जो मदुरई नाम की जगह है ये है तमिलनाडु में। सो देखो आप देख सकते हो कि ये वाराणसी का फोटो है, मैं दिखाना भूल गई थी। और देखो यहाँ पर लोग जो है जो अस्थियाँ होती हैं वो सिलाने आते हैं। और ये है मदुरई का एक बहुत ही फेमस टेम्पल। मदुरई के भी ऑब्वियसली डेवलप होने का मेन रीज़न रिलीजियस ही था। और ये है मदुरई का एक बहुत ही फेमस टेम्पल जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। आप लोगों ने सुना भी होगा इस टेम्पल के बारे में। और यहाँ पर तो आपको फोटो में दिखेगा नहीं, बट इस टेम्पल की जो एक तरीके से आर्किटेक्चर है वो इतना ज़बरदस्त है कि बस आदमी देखता ही रह जाए, राइट। और ये मदुरई है कहाँ पर, मदुरई है तमिलनाडु में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और अगर मैं आपको तमिलनाडु का मैप दिखाऊं तो देखो ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा मदुरई। बराबर में केरल है तमिलनाडु के, ऐसे ऊपर कर्नाटक है एंड आंध्र प्रदेश है इधर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंशियंट टाउन्स। अब हम लोग आते हैं मिडाइवल टाउन्स पे। अगेन ये कौन से टाउन्स हुए, वो टाउन्स जो कि मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर फ्लरिश हुए। अब देखो जैसे हम लोगों ने एंशियंट टाउन्स के डेवलप होने का मेन रीज़न पढ़ा, ऐसे ही हम लोग मिडाइवल टाउन्स के डेवलप होने का मेन रीज़न पढ़ेंगे। इनके डेवलप होने का मेन रीज़न था कि ये जो उस टाइम पर डायनेस्टीज इंडिया में रूल कर रही थी उनके कैपिटल थे, ठीक, कैपिटल या आप हेडक्वार्टर बोल सकते हो, राइट। अगर जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि जैसे कि अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो
बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने इंडिया में रूल किया। जैसे कि अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूँ पूरी की पूरी, तो दिल्ली सल्तनत में जो जितनी भी डायनेस्टीज़ आई थी, जैसे लोधीज आए, सैयद्स आए, राइट, इल्तुतमिश आए जो कि स्लेव डायनेस्टी के थे, तो उन्होंने अपनी कैपिटल क्या चूज़ करी, दिल्ली चूज़ की। फिर अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, और हाँ आप लोगों को अगेन वही बात, और दिल्ली सल्तनत किस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर, राइट। सो फिर आते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद आप लोग जानते हो, हैदराबाद के जो निज़ाम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो हैदराबाद के का भी डेवलप होने का मेन रीज़न क्या था कि ये निज़ाम्स की कैपिटल थी। जयपुर, तो जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। एंड आप लोग जानते हो कि जयपुर को इंडिया की पिंक सिटी भी बोला जाता है। और इसको पिंक सिटी डेवलप किया किसने था, इसको डेवलप किया था जो सवाई राजा जयसिंह सेकंड थे, मतलब जयपुर के राजा। तो उन्होंने जो है जयपुर को पिंक सिटी डेवलप किया था। एंड ये भी किस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर। फिर आता है लखनऊ। तो लखनऊ के नवाब सुना होगा आप लोगों ने। तो लखनऊ भी जो है बहुत सारे नवाब जो थे उनका एक तरीके से हेडक्वार्टर था, मतलब रूल किया जाता था यहाँ से बहुत सारे पार्ट्स को यूपी के। फिर आता है आगरा अगेन। आगरा जो बहुत सारे मुगल एम्पियर्स थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं अकबर की भी, तो अकबर ने अपनी कैपिटल कुछ टाइम के लिए आगरा भी बनाई थी, ठीक। आगरा में आगरा फोर्ट भी है। फिर नागपुर अगेन, नागपुर भी मिडाइवल टाइम्स में ही एग्जिस्ट करता था। एंड ये भी किसी ना किसी जो डायनेस्टी होगी उसका हेडक्वार्टर होगा या कैपिटल होगी। फिर आप लोगों को बताया गया है कि कुछ फोर्ट टाउन्स भी आए थे इस टाइम पर, मिडाइवल टाइम में। अब ये फोर्ट टाउन क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी है तो उसमें जो राजा रतन सिंह होते हैं, जो पद्मिनी क्वीन थी उनके हस्बैंड राजा रतन सिंह, तो राजा रतन सिंह का फोर्ट कौन सा था, चित्तौड़गढ़ का किला। और ये जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था, तो आप लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलेगी, फोर्ट्स जो जितने भी फोर्ट होंगे, चित्तौड़गढ़ का किला ही नहीं, जितने भी फोर्ट्स होंगे वो ऐसे हाइट पर लोकेटेड होंगे, राइट, माउंटेन पर लोकेटेड होंगे। राजस्थान में अरावलीज हैं, आप लोग जानते हो जोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो अरावलीज या माउंटेन रेंजेस पर जो हैं ये किले लोकेटेड होते थे। और इतनी ऊंचाई पर जा कर के ये लोग क्यों डेवलप कर रहे थे इन फोर्ट्स को, ताकि जो दुश्मन है, ठीक, वो आसानी से यहाँ पर हमला ना कर पाए। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है ये किलों को डेवलप किया करते थे। ये तो चित्तौड़गढ़ का किला नहीं है, चित्तौड़गढ़ का किला है ये, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है ये। सो ये हुए फोर्ट टाउन्स। फिर आप लोग को बताया गया है कि अगर आज आप, मतलब आज के भी अगर आप 100 टाउन्स देखोगे ना, लगभग आज के जो भारत की 100 शहर हैं उनकी रूट्स कहीं ना कहीं ट्रेस होती है मिडाइवल टाइम्स में। जैसे कि दिल्ली को ही देख लो आप, राइट, हैदराबाद को ही देख लो, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, तो ये सब के सब मिडाइवल टाइम से ही एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक। और आज तक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी रूट्स मिडाइवल टाइम्स में जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडर्न टाउन्स। तो अगेन ये मॉडर्न टाउन्स कौन से टाउन्स हुए, वो टाउन्स जो कि मिडाइवल सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर फ्लरिश हुए। अब देखो शुरुआत कब से हुई, शुरुआत हुई इन टाउन्स को डेवलप होने की जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए, या जब यूरोपियंस भारत के अंदर आए। यूरोपियंस में बहुत सारे जो हैं नेशनैलिटीज़ के लोग आ जाएंगे, जैसे कि पुर्तगाल आए, ठीक, डच आए, फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश आए, जिन्हें क्या हम ब्रिटिशर्स भी बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बैक स्टोरी देना चाहूँगी ताकि आप मॉडर्न टाउन्स को अच्छे से समझना चाहो। तो आजकल आप लोग एक चीज़ देखते हो कि आजकल हम जो है वेस्ट को बहुत सुपीरियर मानते हैं अपने आप से, है ना। बट पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। जो ये मतलब यूरोपियंस थे, ये हमारे स्पाइसेस के बड़े दीवाने थे, ठीक। स्पाइसेस में भी खासकर जो काली मिर्च होती है, तो काली मिर्च इन यूरोपियंस को बहुत ही पसंद आती थी। और जो भारत की टेक्सटाइल्स थी वो भी पूरी दुनिया में मतलब बहुत अच्छी मानी जाती थी, राइट। और अगेन ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस को भी ये भारत की टेक्सटाइल्स पसंद आती थी। जैसे कि ये आप फोटो में देख सकते हो, ये एक इंडिया की टेक्सटाइल की वैरायटी है चिंस, तो उसका फ़ोटो ये मैंने यहाँ पे लिया है। बट फिर देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये रहा इंडिया एंड ये रहा यूरोप। और इंडिया से यूरोप ले जाने का जो ये सामान को ले जाने का जो पूरा सफ़र था वो होता था यहाँ से। ये अरेबियन सी है एंड ये अरेबियन पेनिनसुला है एंड देन फिर ये फाइनली यूरोप है। और इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते थे अरेबियन मर्चेंट्स। बट फिर कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से ये रास्ता बंद हो गया यहाँ से। बट यूरोपियंस को स्टिल क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, पर रास्ता बंद हो चुका है। अब जो अरबी हैं
वो भारत से मसाले लेकर के यूरोप नहीं जा रहे हैं, बट यूरोपियंस को तो चाहिए। तो यूरोपियंस ने भारत आने का रास्ता ढूंढ लिया, और जो पहला जो यूरोपियन था भारत के अंदर आया था वो था वास्को डिगामा। आप लोग को पता होगा, वो एक पोर्टुगीज था एंड वो यहाँ पर केरल में आया था। कैलिकट जैमोरिन था उस टाइम पर कैलिकट का राजा। तो अगेन ये यहाँ पर आए एंड फिर ये भारत में आए, इन्होंने बहुत सारे पोर्ट टाउन्स डेवलप किए। पहले पोर्टुगीज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश आए, सब भारत में आते चले गए। एंड पहले इनके आने का जो मेन कारण था वो सिर्फ ट्रेडिंग का ही था। ठीक, ये करते थे, ये भारत से सामान लेते थे एंड इन्होंने अपने पोर्ट टाउन्स डेवलप कर लिए थे। जैसे कि यहाँ पर जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे शहर डेवलप कर लिए थे। एंड इन पोर्ट टाउन्स में जो है इन्होंने फैक्ट्रीज को डेवलप किया था। आप लोगों ने फैक्ट्रीज का नाम सुना होगा। तो फैक्ट्री का मतलब कुछ ये नहीं होता था कि यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि यूरोपियंस क्या करते थे कि इन फैक्ट्रीज में जो है जो सामान होता था, जैसे कि काली मिर्च लेके जाएंगे ये, और ये टेक्सटाइल्स लेके जाएंगे, तो इन फैक्ट्रीज में ये इस सामान को रखते थे एंड देन फिर ये इसको यूरोप जो है ट्रांसपोर्ट कर देते थे। इन्हें इस ट्रेड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ये भारत से बहुत सस्ते दामों में काली मिर्च लेके जाते थे और यूरोप में बहुत ही महंगे दामों में इनको बेचते थे। सो ये हुआ थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ये। अब देखो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है ना, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो पता चल गया आपको क्यों, ट्रेडिंग की वजह से। स्टार्टिंग देयर फुटहोल इन कोस्टल लोकेशन, समझ में आया क्यों कोस्टल लोकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड ही कोस्ट से होगी। फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग टाउन्स, सम ट्रेडिंग पोर्ट्स सॉरी, सच एज सूरत, दमन एंड दीव, गोवा एंड पौंडीचेरी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पुर्तगाली हैं, पोर्टुगीज़ हैं, उनका आज भी जो गोवा है वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब पोर्टुगीज़ कल्चर का, सॉरी। एंड मतलब जो पौंडीचेरी है वहाँ पर भी आप काफ़ी इन्फ्लुएंस देखोगे इनका। सो यही है। इसके बाद में देखो भारत आए तो सॉरी ब्रिटिशर्स आए तो भारत ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने भारत की हालत देखी ना कि यहाँ तो मतलब सब लोग आपस में लड़े ही जा रहे हैं और यूनिटी की तो किसी को पड़ी ही नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने जो है इस कंडीशन का फ़ायदा उठाया और वो हमारे ही रूलर बन गए, राइट। तो जब अब वो भारत में रूल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें रूल करने के लिए जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है उसको सेट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली कुछ जो है टाउन्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या है, जैसे कि अगर आप लोग जो यूपी है उसकी कैपिटल लखनऊ है, तो लखनऊ का मेन एम क्या है, लखनऊ का मेन एम है कि पूरे के पूरे यूपी को जो है कैसे चलाया जाए, ठीक, पूरे के पूरे यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखा जाए। तो सेम वे में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बहुत सारे जो रीजन्स थे उनको कैप्चर किया, उनको जीता, तो उन्हें वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी चलाना था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स डेवलप किए इंडिया के अंदर। फिर वन मोर थिंग कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ठंडे क्लाइमेट से आए थे, राइट। यूरोप का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है, ठीक, उन्हें ठंड में रहने की आदत थी। बट जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में आप लोग जानते हो कि अप्रैल मई जून जुलाई इन मंथ्स में बहुत ही गर्मी होती है, एंड ब्रिटिशर्स के लिए ये गर्मी एकदम इनटॉलरेबल थी, वो सह नहीं पाते थे। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशंस इंडिया में डेवलप किए, क्योंकि पहाड़ों पर गर्मियों में भी ठंड रहती है थोड़ी, ठीक। तो जब भी गर्मियाँ पड़ती थी ब्रिटिशर्स हिल स्टेशंस भाग जाते थे, क्योंकि उनसे गर्मी में रहा ही नहीं जाता था, और गर्मी जो है वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से ही चलाते थे। जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं आपको कुछ हिल स्टेशंस के जो कि ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए, तो शिमला हुआ जो कि आज हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, और ऊटी हुआ जो कि तमिलनाडु में है, काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है। एंड ऊटी का दूसरा नाम उदगमंडलम भी है, सो याद रख लेना, ये आपका इस चैप्टर में आगे भी दिया हुआ है। सो पढ़ लेते हैं इसको। द ब्रिटिश लेटर कंसोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड 3 प्रिंसिपल नोड्स, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, एंड बिल्ड दैम इन ब्रिटिश स्टाइल। अब देखो ये लास्ट वाली जो लाइन है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने अपना जो मतलब एक तरीके से पूरा वो क्या कह सकते हो आप, स्थापत्य जमाया था, मतलब पूरा अपना कंट्रोल जो जमाया था पहले, वो पहले इन 3 एरियाज में जमाया था, मुंबई, ठीक,
चेन्नई, जो उस टाइम पर मद्रास बोला जाता था उसको, एंड कोलकाता, जिसको उस टाइम पर कैलकाटा बोला जाता था। सो यहाँ पर इन्होंने पहले अपना कंट्रोल जमाया। रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन ईदर डायरेक्टली और थ्रू कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स, दे एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हिल टाउन्स एज समर रिजॉर्ट्स। आपको इन सब के पीछे की मतलब बैकग्राउंड स्टोरी पता है। फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स तो डेवलप किए ही, साथ में कुछ मिलिट्री टाउन्स भी डेवलप किए, ताकि वहाँ पर जो है जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो रह सकें। आज अगर आप मिलिट्री टाउन्स इंडिया में देखोगे तो एग्जांपल मिलेगा आपको, जैसे अम्बाला, राइट, उधमपुर, ये सारी। फिर आप लोगों को बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि इसी टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तो लगभग 1850s में इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स भी आने शुरू हो गए। तो इस टाइम पर कौन सा मतलब इंडस्ट्रियल टाउन आया होगा इंडिया के अंदर, तो पहली जो इंडस्ट्री थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो आप लोगों को पता होगा कि जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने सेटअप की थी जमशेदपुर में, जो कि झारखंड है। एंड जमशेदजी टाटा के नाम पे ही जो है ऑब्वियसली इस शहर का नाम पड़ा है जमशेदपुर। सो इंडिया में इस टाइम पर इंडस्ट्रीज भी आनी चालू हो गई, एंड इंडस्ट्रीज के अराउंड ही बहुत सारे शहर भी डेवलप होने चालू हो गए। जमशेदपुर कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल, यह हुआ है आप लोग की बुक में। सो ये हुआ थोड़ा सा मॉडर्न टाउन के बारे में। अब आप लोगों को बताया जाएगा कि सॉरी हाँ, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट छोड़ दिया था वो और बता देती हूँ मैं, कि ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स का आर्किटेक्चर था, यानी कि जो बिल्डिंग्स को बनाने का स्टाइल था, वो इंडियन से अलग था। राइट, इंडिया में आपको इस तरीके की बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। इंडिया में घर बनाने का तरीका अलग होता है, एंड ब्रिटिशर्स अपने साथ एक अलग ही वे ऑफ बिल्डिंग लाए, मतलब ठीक। इसके बाद में आप लोगों को बताया गया है टाउन्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो हमें आज़ादी मिल गई, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए 1947 में। तो अब इंडिया के सामने एक्चुअली में बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स जैसा इंडिया हमें छोड़ के गए थे, वो उसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। हमारे लीडर्स को बहुत काम करना पड़ा भारत को मतलब पूरा का पूरा एकत्रित करने में। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने स्टेट्स बनाए। शुरुआत में हमारे 14 स्टेट्स थे, एंड ऑब्वियसली उन स्टेट्स को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स चाहिए थे, जिन सेंटर्स से जो है हम पूरे के पूरे स्टेट को गवर्न कर सकें। सो ये क्या हुई, ये हुई स्टेट की कैपिटल्स। जैसे कि हम लोगों ने उड़ीसा स्टेट बनाया, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या बनाई, भुवनेश्वर। फिर जैसे हरियाणा, सॉरी उस टाइम पर तो हरियाणा नहीं था, पंजाब था, तो पंजाब की कैपिटल हमने डेवलप की चंडीगढ़। और अगर गुजरात है तो गुजरात की कैपिटल हुई गांधीनगर, असम है तो असम की कैपिटल हुई दिसपुर। तो ये सारी की सारी जो शहर हैं ये डेवलप हुए मतलब नए स्टेट्स बनने की वजह से, एंड उनकी कैपिटल होने की वजह से ये सारे के सारे शहर डेवलप हुए। फिर सरकार को कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना था भारत में, राइट, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। जैसे कि हम लोगों ने भिलई, भिलई में सेटअप किया एक स्टील प्लांट। दुर्गापुर, वहाँ पर सॉरी भिलई, भिलई है छत्तीसगढ़ में, एंड भिलई में हमने सेटअप किया आयरन एंड स्टील प्लांट। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, एंड दुर्गापुर में भी अगेन हम लोगों ने आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किया। बरौनी, बरौनी इज़ इन बिहार, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या सेटअप की हुई है, ऑयल रिफाइनरी। तो ये आप लोगों को पता है जहाँ भी कहीं पर इंडस्ट्री आती है वहाँ पर इंडस्ट्री अपने साथ रोजगार भी लेके आती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। सो सरकार ने ये सारे के सारे सेंटर्स डेवलप किए। फिर उसके बाद में आप लोगों को बताया गया है सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम अराउंड दिल्ली। अब देखो आप लोगों को पता है कि दिल्ली जो है वो बहुत कंजेस्टेड होता जा रहा है ना। लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है दिल्ली में, बहुत छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं दिल्ली में। सो इतना कंजेस्टेड दिल्ली होता जा रहा है, तो भारत की सरकार क्या सोच रही है कि ये जो लोग हैं इनको थोड़ा दूर शिफ्ट किया जाए, मतलब थोड़ा बाहर निकालो दिल्ली से। तो क्या कौन कौन से शहर डेवलप हुए, शहर डेवलप किए हैं दिल्ली के आसपास, जैसे कि गाजियाबाद हुआ, ठीक, गुरुग्राम, रोहतक, ताकि दिल्ली के लोग निकल करके इन शहरों में जाएं और दिल्ली थोड़ी सी डीकंजेस्टेड फील करें। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है ये, विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब देखो ये जो लाइन है इसका मतलब मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया था, सो आई एम सॉरी फॉर दिस बट
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट की वजह से रूरल एरियाज़ में, अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी वजह से शहर कैसे डेवलप हो जाएंगे। उसकी वजह से तो रूरल अर्बन माइग्रेशन ही रुक जाना चाहिए। अगर आप गाँव को ही डेवलप कर दोगे तो फिर लोग शहरों की तरफ क्यों भागेंगे। ठीक, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।